जय भारत बच्चा लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में और कुछ इंटीग्रेशन किए है ना, और मैंने तुम्हें एक इंटीग्रेशन खुद से भी करने के लिए बोला था और मैं चाहता हूँ तुम उसे खुद से ही कंप्लीट करो। क्लियर। अभी आगे बढ़ने से पहले तुम्हें क्या क्या चीज़ें सेंटर ऑफ मास चैप्टर में आनी चाहिए ना। तुम्हें डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। क्लियर। तुम्हें यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, है ना। एक सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया। क्लियर सभी को ये चीज़। और साथ ही साथ तुम्हें क्या आना चाहिए, जो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है ना, कहाँ होता है, वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। क्लियर। रिंग का अगर एक पार्ट ले लूँ मैं तो कहाँ होगा, डिस्क का एक पार्ट ले लूँ तो कहाँ होगा, पूरे हाफ रिंग का कहाँ होगा, हाफ रिंग मतलब सेमी सर्कुलर रिंग। हाफ डिस्क का कहाँ होगा, हाफ डिस्क मतलब सेमी सर्कुलर डिस्क। क्लियर। फिर हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, है ना। सब हमने हेमी किया, आधा आधा, क्योंकि जो अगर वो टोटल पूरा हो जाता है तब तो उसके सेंटर पे ही रहता है, वो हमें मालूम है, वो हमने यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है। बट अगर वो आधा होगा तो कहाँ होगा। क्लियर सभी को ये चीज़। तो ये अपने को एक ध्यान में रखना है। ठीक है। जितने फॉर्मूले, अभी इस पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे पास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिनका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस मास है ना। जो रॉड वाला था, मैंने तुम्हें जो रॉड का क्वेश्चन कराया था पहले, वो नॉन यूनिफॉर्म था, तो उसका आंसर कुछ वैल्यू आई थी ना, ए और बी के टर्म्स मैंने दिया था, तो वो आंसर अलग अलग आ सकता है कभी भी। क्लियर। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा की वैल्यू मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन में दी थी, हो सकता है उससे कुछ डिफरेंट मिले तुम्हें जब तुम बुक सॉल्व कर रहे हो या एग्जाम में बैठे हो, तो है ना। तो तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो वो फॉर्मूला तुम्हें नहीं रटना है नॉन यूनिफॉर्म वाला। नॉन यूनिफॉर्म वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये तुम्हें सीखना है। क्लियर। फॉर्मूले कौन से रटने हैं तुम्हें, जितने भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने किए, रिंग वाला है ना, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, पार्ट ऑफ रिंग, पार्ट ऑफ डिस्क, सॉलिड हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड कोन। क्लियर। ये फॉर्मूले तुम्हें पूरे के पूरे रटे हुए होने चाहिए, है ना। तो तुम्हें उन सब फॉर्मूले को एक जगह पे लिख करके उसे याद रख लो, है ना। बिल्कुल तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए वो फॉर्मूले। समझ आई बात सभी को। ये तुम्हें क्या बताएगा कि किस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। मतलब मैं उतना बड़ा, अगर मेरे पास एक सिलेंडर, या सॉरी उतना बड़ा मेरे पास एक हेमिस्फीयर है ना, तो उस हेमिस्फीयर का मास हर जगह पे है ना, उसके अंदर अगर वो सॉलिड हेमिस्फीयर है तो मास हर जगह पर है। ठीक है। मैं डायग्राम जस्ट एक ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस से ये एक सॉलिड हेमिस्फीयर है ना, तो इसमें मास हर जगह पे है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, लेट अस से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने जस्ट ड्रॉ कर दिया। इसके अंदर पूरे में मास होता है, ये बात हमें मालूम है ना। इसके अंदर सॉलिड हेमिस्फीयर में हर जगह मास होता है। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास बताना है इसका, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसका YCM किस जगह पर है। लेट अस से इस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब क्या, तुम इस पूरे ऑब्जेक्ट के बदले, है ना, क्या ड्रॉ कर सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि मेरे पास, है ना, मान लो अगर इस स्फीयर का टोटल मास m था, तो तुम ये कह सकते हो कि मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट मास है जो कि इस जगह पर है ना। एक ही पॉइंट मास है जो कि इस जगह पर है। समझ आया सभी को। एक ही पॉइंट मास है ना पूरा का, और उसका मास कितना है, उसका मास m के बराबर है ना, और वो सिर्फ यहीं पर है, इसी पॉइंट पर। क्लियर। जितने पे सॉलिड हेमिस्फीयर का होता है। क्लियर। तो उस पॉइंट के ऊपर वो पूरा का पूरा मास है ना। और ये कितनी हाइट पे, वो हाइट तुम्हें अपने फॉर्मूले से याद रखनी है ना, कि ये y हाइट कितना होता है। उतने ही हाइट, सेम हाइट के ऊपर तुम क्या कर दोगे, इस पूरे मास m को मान लोगे कि वो उसी एक पॉइंट पर है। उसको हम क्या कहते हैं, वो सेंटर ऑफ मास हो गया उसका। समझ आया सभी को। तो ये चीज़ तुम्हारे, इस भावना को तुम्हें समझना है। क्लियर। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ना चालू करेंगे, और बहुत ध्यान से लेक्चर्स को देखना, ठीक है। और तुम देखते भी होगे ध्यान से, बोलो सर आप बोलोगे तभी ध्यान से देखेंगे, पता चला नेक्स्ट टाइम से मैं बोलना भूल गया ध्यान से देखना, तो तुम ध्यान से देख ही नहीं रहे हो। ठीक है। क्योंकि आज से थोड़ी कहानी हमारी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि हम अब अपने चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे आ गए हैं, जिसको कहते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास का मोशन, तो ये कैसे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तुम ध्यान से सुनो, है ना। तुम सोचो तुम्हारे पास 4-5 मासेस हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं।
तो तुम्हें क्या करना है, उन सबका जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसा भाग रहा है, ये उसकी बात है। समझ आया? 4-5 मासेस हैं, है ना, वो सब इधर उधर भाग रहे हैं, क्लियर? तो उनका सेंटर ऑफ मास वो किस तरह से भाग रहा है और उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होगा, उसके बारे में अपने को डिस्कशन करना है यहाँ पे, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा हमें, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड करते हैं, है ना। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है द ग्रेट खिचड़ी, ठीक है। ये खिचड़ी है, अब ये दाल खिचड़ी है कि कौन सी खिचड़ी है ये तो खाने के बाद पता चलेगा। तो अभी हम लोग इस खिचड़ी को खाते हैं पहले, ठीक है। और खिचड़ी जो है उसका एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है कि वो डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। तो तुम्हें भी इसको उतनी ही इजीली डाइजेस्ट करना होगा, क्लियर। ये खिचड़ी है, यहाँ खिचड़ी पकेगी अभी नेक्स्ट कम से कम एटलीस्ट हाफ एन आवर तक, और इस खिचड़ी को तुम्हें पकाने के बाद अच्छे से खा लेना है, क्लियर। आओ, सबसे पहला टर्म इस खिचड़ी में है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है? हमने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा है, याद रखो। अभी तक हमने क्या सीखा है? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना। आर वेक्टर इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, वो पोजीशन वेक्टर था। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है सर फिर, है ना। तो आओ हम लोग जस्ट बेसिक फॉर्मूला पहले देखते हैं। हमने पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला देख लिया सेंटर ऑफ मास का, है ना। सॉरी, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पेन में, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ना, RCM, ये हमने m1r1 प्लस m2r2 प्लस अप टू सो ऑन जितना भी होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस जितने भी मासेस। जब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो r1 की जगह उसका x कोऑर्डिनेट रख देना, r1 r2 की जगह। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 y2 रख देना है, z कोऑर्डिनेट निकालना है तो z1 z2 रख देना है। ये सब अपने सीख लिया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे इक्वेशन को दोनों बाजू में डिफरेंशिएट मार दो। क्या मार दो? डिफरेंशिएट। किससे? टाइम से, है ना, टाइम से। तो ये कैसा डिफरेंशिएशन आएगा बताओ। m1 तो कांस्टेंट है ना, जब मैं RHS डिफरेंशिएट करूँगा तो कैसे और डिफरेंशिएशन होगा, बोलो। ऐसे डिफरेंशिएशन होगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरा टर्म m1r1 प्लस m2r2 अप टू सो ऑन होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन। और ये पूरे का डिफरेंशिएशन मैं किससे कर रहा हूँ? टाइम से कर रहा हूँ। तो ये मुझे बताओ, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन टाइम से क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। तो पोजीशन वेक्टर RCM को मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? VCM मिलेगा। अब इधर अपने डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल, तो मुझे बताओ यहाँ से 1/m1 प्लस m2 जो है वो पूरा बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। और डिफरेंशिएशन तुम्हें किसका करना पड़ेगा? m1r1 प्लस m2r2 अप टू सो ऑन। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा? तो VCM। अब तुम बताओ, जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो रूल क्या कहता है ना। डिफरेंशिएशन का रूल अंदर में क्या कहता है ना, ये सम रूल है ना एडिशन का। तुम क्या करोगे? पहले डिफरेंशिएट करोगे किसको? सॉरी, ये नीचे मैं dt लिखना भूल गया ना, dt। डिफरेंशिएशन किसका है, किसका करना है इसे? dt का। 1/m1 प्लस m2 पूरा मैंने बाहर ले लिया, और सिर्फ जो r वाला पार्ट है उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इसको बाहर क्यों लिया? ये कांस्टेंट है, क्योंकि वो सबका मास है ना, टोटल मास, ठीक है। और मैं उसको टाइम से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो अब बताओ, m1r1 अलग से डिफरेंशिएट होगा पहले, बोलो होगा ना, किससे? टाइम से। फिर कौन डिफरेंशिएट होगा? m2r2 डिफरेंशिएट होगा टाइम से, एंड सो ऑन अप टू, ऐसा आपको करना है एंड तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें VCM क्या हो जाएगा, बोलो। फिर डिफरेंशिएशन का रूल के हिसाब से क्या करना होगा मुझे? m1 इसमें फिर कांस्टेंट था, m1 फिर बाहर आ जाएगा, है ना। तो m1 बाहर हो गया, और डिफरेंशिएशन मैंने किसका किया? r1 का किया टाइम से। फिर यहाँ पे m2 एक कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड, वो फिर बाहर आ जाएगा। और मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है? r2 का करना है टाइम से, और एंड अप टू सो ऑन, ऐसा सारे टर्म्स का करना है। तो तुम देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, बोलो। ये VCM क्या हो गया? अब बिल्कुल प्यारा सा फॉर्मूला बन गया। मुझे बताओ dr1/dt क्या होगा?
ये R1 क्या है, ये पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, तो मैं उसे डिफरेंशिएट करूंगा तो उस पहले पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी ना मुझे। पहला पार्टिकल मतलब जिसका मास m1 है। R1 क्या था इस फॉर्मूले में, R1 इस m1 का पोजीशन वेक्टर था, R2 m2 का पोजीशन वेक्टर था। तो उसी तरह dr1/dt m1 की वेलोसिटी हो जाएगी, dr2/dt m2 की वेलोसिटी हो जाएगी। तो dr1/dt को मैं v1 लिख रहा हूँ, dr2/dt को v2 लिख रहा हूँ, एंड सिमिलरली dr3/dt v3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 एंड अप टू सो ऑन, जितना भी टर्म्स होल डिवाइड बाय ना, ये 1 जो बाहर था ये m1 प्लस m2 टू सो ऑन। ये होता है फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। समझ आया सभी को? मैंने तुम्हें बिल्कुल स्टेप वाइज प्रूव करके दिखा दिया ये, ठीक है। स्टेप वाइज प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी, डिफरेंशिएशन लेकिन कैसे हो रहा है यहाँ पे बस तुम्हें याद रखना है ना, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है बेसिकली। और ये फॉर्मूला याद रखने में कोई नई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही तुम्हें, है ना, क्योंकि हर जगह R1 की जगह बस V1 आ गया है ना, जहाँ जहाँ पोजीशन वेक्टर था वहाँ वहाँ वेलोसिटी वेक्टर आ गया है। तुम्हें इंपॉर्टेंस किस बात को देना है, ये वेक्टर्स हैं सारे, V1 V2 V3 दीज आर वेक्टर्स। मतलब अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमने एक दिशा को पॉजिटिव मान लिया तो उसके ऑपोजिट वाला जो वेक्टर होगा उसके आगे नेगेटिव साइन लगेगा। ये बात यहाँ साइड में तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ हम सिली मिस्टेक करते हैं। हमें लगता है वेक्टर चैप्टर ख़त्म हो गया, हम आगे बढ़ गए हैं, तो अपने को उसका इंपॉर्टेंस छोड़ देना है। नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता हमें उस बात को ध्यान में रखना है। क्या कि जिस दिशा को हम पॉजिटिव मान लेंगे उस दिशा वाले वेक्टर के सामने प्लस साइन लगेगा और उसके उल्टा दिशा वाले वेक्टर के सामने माइनस साइन लगेगा। ये बात को बिल्कुल ही ध्यान में रखना है तुम्हें, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ साइड में लिखना है ना। और क्या, फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, तो V1 V2 V3 भी साइड में लिख लो। क्या है बोलो, V1 क्या है, m1 का वेलोसिटी वेक्टर, V2 क्या है, m2 का वेलोसिटी वेक्टर, V3 क्या है, m3 का वेलोसिटी वेक्टर। समझ आ गया सभी को ये चीज़? तो ये तुम्हारा VCM का फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली मैं इसे एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा, वो काम तुम खुद से कर सकते हो, तो तुम ACOM का भी फॉर्मूला बना सकते हो। बताओ क्या बनेगा, वो बन जाएगा m1A1 है ना प्लस m2A2 और जितने भी टर्म्स सारे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। यहाँ पे भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, A1 A2 A3 ये सब वेक्टर्स हैं, क्लियर। तो उस वेक्टर को तुम्हें वैल्यू देना है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताओ, ये मान लो ये m1 इंटू A1 की वैल्यू 10 आ गई और m2 इंटू A2 की वैल्यू 20 आ गई, तो तुम 10 प्लस 20 30 कर दोगे क्या? अपने मन से नहीं, A1 A2 का डायरेक्शन सेम होगा तभी तो करोगे ना। तो उन सारी चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना है, क्लियर, जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो जस्ट इस बात को ध्यान में रखना जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो, है ना, कि वेक्टर्स हैं ये, है ना। वेक्टर को जो हम प्रॉपर इज्जत देते थे वो हमें देना है, प्रॉपर रेस्पेक्ट हमें देना पड़ेगा, जो वेक्टर के रूल्स हैं, ठीक है। चलो, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले हो गए, ये तुम्हें नोट कर लेना है। ये पहले 2 पॉइंट हमारी खिचड़ी के, है ना, जो हमारी खिचड़ी पक रही है ये इसके पहले 2 पॉइंट थे कि हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बना डाला। अब थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। स्क्रीन पॉज करके खुद से सोचना 2 मिनट, नहीं तो फिर इस खिचड़ी का मज़ा नहीं आएगा, है ना, अगर तुम खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे नहीं तो। इफ़ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, यदि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, ये उसने दे दिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि V1 V2 V3 ये सब 0 होंगे? मतलब पहले पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 होगी, दूसरे की भी 0 होगी, तीसरे की भी 0 होगी, ऐसा है क्या, है ना। मतलब इफ़ VCM इज 0 इट मीन्स दैट, है ना, ये जो मैंने सिंबल बनाया ये, है ना, इसको इम्प्लाइज दैट कहते हैं। इस सिंबल को क्या नाम दिया बोला जाता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट और मीन्स दैट, है ना। इम्प्लाइज का मतलब होता है मीन्स, है ना, कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है ना, इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट और मीन्स दैट, है ना, कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो इसका मतलब ये है कि V1 V2 V3 सब 0 होंगे। तो
ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? मतलब अगर कहीं पर भी मैंने देखा कि हाँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो मैं बोल दूंगा कि हाँ v1 v2 v3 सब 0 होंगे, मतलब हर पार्टिकल रेस्ट पे होगा। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? स्क्रीन पॉज करके सोचो, फिर देखना मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। आई थिंक सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो मैं तुम्हें इधर ही भावनाएं समझाता हूँ। और वो भावनाएं समझाने के पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब जो लिखा है उसे इरेज कर लेता हूँ ना। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो हमने मिकी माउस गायब कर दिया अपने, और अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। क्लियर? तो देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास है ना एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, और एक पार्टिकल है जिसका मास 3 kg है ना, दो पार्टिकल्स। अब ये वाला जो पार्टिकल है 2 kg वाला, लेट अस से ये 6 मीटर्स पर सेकेंड से राइट साइड जा रहा है, और ये जो 3 kg वाला पार्टिकल है लेट अस से ये 4 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड जा रहा है। किसी भी इंस्टेंट पे ये 2 kg और 3 kg के पार्टिकल्स की वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, मुझे ये बोला गया कि फाइंड VCOM, है ना। इसको ऐसे तुम एग्जाम्पल की तरह लिख भी सकते हो। क्या करना है मुझे? फाइंड VCOM, कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है। तो अपने को क्या मालूम है, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ ना, कि भाई VCOM का तो फॉर्मूला ये है कि m1v1 प्लस m2v2, है ना। 2 ही पार्टिकल है तो 2v2 तक ही लिखूंगा मैं, 3 होते तो एक और लिखता, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। मैंने जस्ट तुम्हें वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स से समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे VCOM की वैल्यू कितनी आएगी? अब हमने यहाँ वेक्टर साइन लगा दिया तो हमें प्रॉपर इज्जत देने की ज़रूरत है। मैं पहले अपना साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इस मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि मैं राइट साइड पॉजिटिव लूँगा, तो बताओ m1v1 में क्या लिखूँगा, है ना। 2 इंटू प्लस 6, ये m1v1 हो गया, प्लस m2 कितना है 3, बट v2 के सामने फिर मैं क्या लिखूँगा -4, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। बताओ ये वैल्यू कितनी आई? 12 माइनस 12 0 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स एट दिस इंस्टेंट, है ना। इसका मतलब ये है कि एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। बिल्कुल, जो इस वक्त डायग्राम, हो सकता है थोड़ी देर बाद इनकी वेलोसिटी बदल जाए, बट उसके वक्त क्या है वो मैं नहीं पूछ रहा तुमसे, मैं अभी पूछ रहा हूँ। अभी जब उसकी वेलोसिटी 6 है 2 kg वाले की और इसकी 4 है, तो VCOM 0 है ना। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे इनका सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो, कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, वो भी हमें निकालना आता है। बट मान लो मैं जस्ट उसे ड्रॉ कर रहा हूँ ना, कि मान लेते हैं कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ पर है ना। ये है इनका सेंटर ऑफ मास पॉइंट C पे। तो एट दिस इंस्टेंट इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, ये मैं 100% श्योरली बोल सकता हूँ। इवन दो दोनों भाग रहे हैं बट सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। कैसे पता मुझे? भाई फॉर्मूला है मेरे पास, मैंने प्रूव किया फॉर्मूले से। क्लियर? तो इस चीज़ को ना इमेजिन नहीं करना है तुम्हें, है ना। ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन से चलना है। बहुत मुश्किल है ये सोचना है, दो चीज़ भाग रही है बट उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। क्लियर सभी को, है ना। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं इनके बीच में ही तो होगा। हाँ, ये बात सही है कि वो 3 kg के ज़्यादा पास होगा, मैंने उधर बना दिया 3 kg के ज़्यादा पास होगा और 2 kg से ज़्यादा दूर होगा, है ना। ये हमने पहले प्रूव कर रखा है, भारी मास के ज़्यादा पास होता है सेंटर ऑफ मास। क्लियर? तो जो भी बात है, बट उनकी उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। क्लियर सभी को? तो क्या दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी, क्या v1 v2 0 थे क्या? नहीं। तो ये वो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया कि v1 v2 0 नहीं है बट फिर भी VCOM 0 आ सकता है। समझ आए? मतलब ऐसा केस हो सकता है और मैंने तुम्हें दिखा दिया। इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि VCOM 0 होगा तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर सभी को ये चीज़? हर पार्टिकल की वेलोसिटी का 0 होना ज़रूरी नहीं है VCOM के 0 होने के लिए। इस स्टेटमेंट को दोबारा से सुन के अपने कॉपी में लिख लेना। क्लियर? हर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होनी ज़रूरी नहीं है VCOM के 0 होने के लिए। VCOM 0 होने के लिए ये 0 होना चाहिए, ये चीज़।
है ना, ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले से चलेंगे। दैट मीन्स जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे पढ़ा अभी, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। क्लियर सभी को, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ट्रू नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट क्या था कि यदि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब v1 v2 v3 सब 0 होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। ठीक है, इट मीन्स दैट v1 v2 v3 सब 0 है। अच्छा, v1 v2 v3 तुम्हारे सब अगर 0 हो गए तो VCM 0 होगा क्या? उल्टा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ v1 इक्वल टू v3 इक्वल टू v3, ये सब 0 हैं। अब ये बात उसने बता दी, पहले उसने क्या बोला, VCM 0 है, इसका मतलब v1 v2 v3 0 होंगे। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर v1 v2 v3 0 हैं, क्या इसका मतलब ये है क्या कि VCM भी 0 होगा? बोलो, क्या तुम इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस पता कर पा रहे हो? पहले वो क्या कह रहा है कि अगर VCM 0 है, इसका मतलब v1 v2 v3 सब 0 होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हमने प्रूव कर दिया है ना इस एग्जाम्पल में। अब वो क्या कह रहा है कि अगर v1 v2 v3 0 हैं, सब 0 है, तो क्या VCM 0 होगा? क्या इसका मतलब ये है कि VCM 0 होगा? और तुम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया, ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे हम अब उस चीज़ को प्रूव करेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना। मान लो मेरे पास फिर से पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल है लेटर से 3 kg और पार्टिकल है दूसरा लेटर से मान लो 5 kg। दोनों रेस्ट पर है, इसकी भी वेलोसिटी 0 है और इसकी भी वेलोसिटी 0 है, और तुम्हें VCM फाइंड करना है। तो मुझे बताओ VCM की वैल्यू m1 v1 प्लस m2 v2 भाई m1 प्लस m2 होगी ना, और v1 v2 क्या है, सब 0, तो VCM 0 आ गया ना। कितना भी तुम m1 m2 ले लो, VCM 0 ही आएगा अगर सारे पार्टिकल रेस्ट पे हुए तो। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा अभी, ये ट्रू है, ये जो मैंने नीचे ब्लू में लिखा है ना, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों में डिफरेंस समझो। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा था यदि VCM 0 है, यदि VCM 0 है ना, यदि VCM 0 है, इसका मतलब v1 v2 v3 सब 0 होंगे। तुमने प्रूव कर दिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि v1 v2 v3 सब 0 हैं, इसका मतलब VCM 0 होगा, इसका मतलब VCM 0 होगा। तो है, यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सब इस बात को समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो, एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ जस्ट, कि लेटेस्ट से मैंने बोला कि सौरभ जो है वो स्कूल से निकला और वो घर गया। क्लियर, सौरभ जो है वो स्कूल से निकला और घर गया, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ कि सौरभ जो है वो घर से निकला, ठीक है, ध्यान से देखो, है ना, मैं जस्ट तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेटर से ये स्कूल है और ये घर है, ठीक है। चलो सौरभ को नहीं भेजते हैं, हम भेजते हैं आज अभिषेक को, ठीक है। सौरभ को हमने भगा दिया कहीं, अब हमारे पास है अभिषेक। स्टेटमेंट सुनो अब ध्यान से ना। एक स्टेटमेंट है कि अभिषेक जो है वो घर पहुंचा, इसका मतलब वो स्कूल से निकला होगा, है ना। ये स्कूल से घर के जर्नी की बात चल रही है। स्टेटमेंट क्या है कि यदि अभिषेक घर पहुंचा, इसका मतलब क्या है, वो स्कूल से निकला ज़रूर होगा। ऑब्वियसली बिना स्कूल से निकले तो घर नहीं पहुंचेगा, समझ आया ना। वो स्कूल में था अभिषेक, है ना। तो और मुझे पता है कि अभिषेक इज़ इन स्कूल। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभिषेक घर पहुँच गया है ना। इफ़ अभिषेक रीचेज होम, देन इट मीन्स अभिषेक स्कूल से निकल चुका है। यस, करेक्ट, स्कूल से निकला होगा तभी तो घर पहुँचा होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट सुनो, है ना। दूसरा स्टेटमेंट ये है
अभिषेक स्कूल से निकल गया, इसका मतलब वो घर पहुंच गया होगा। बोलो, अभिषेक स्कूल से निकल गया, इसका मतलब वो घर पहुंच गया होगा। पहला स्टेटमेंट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? अभिषेक घर पहुंचा, इसका मतलब वो ज़रूर स्कूल से निकला होगा। ऑब्वियस सी बात है, बिना स्कूल से निकले तो घर नहीं जाएगा, तो वो स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा हूँ कि अभिषेक स्कूल से निकला, इसका मतलब वो घर गया होगा। क्या ये स्टेटमेंट भी ज़रूरी है ट्रू हो? कोई ज़रूरी नहीं, स्कूल से निकला कहीं और भी तो जा सकता है ना। क्या पता अभिषेक आज नेहा के पास चला गया हो, क्या मालूम। क्या तुम डिफरेंस समझ पा रहे हो? है ना, वही डिफरेंस है ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यदि VCM 0 है, इसका मतलब V1 V2 V3 सब 0 होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, हमने प्रूव किया। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि V1 V2 V3 सब 0 हैं तो VCM 0 होगा। हाँ, होगा ही। तुम कुछ भी M1 M2 डाल रहे हो, M1 V1 प्लस M2 V2 करोगे 0 ही आना है। क्लियर सभी को? आई थिंक तुम लोग भावनाओं को समझ गए हो। लेट अस कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, दिस वन, दैट मीन्स A1 A2 A3 सब 0 होंगे। ये स्टेटमेंट फिर से फॉल्स है ना। इसी एग्जाम्पल से, इसके पहले वाला जो मैंने तुम्हें बनाया था, है ना, उस एग्जाम्पल को एक बार और बनाते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 3 kg है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है। ये जो 3 kg वाला भाई है, ये राइट साइड भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। इसका एक्सेलरेशन है राइट साइड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट साइड है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या तुम मुझे इसका ACM निकाल के बता सकते हो? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, कहीं भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। मान लो यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ मास है इसका, इन दोनों पार्टिकल्स का, इसका एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट कितना है, ये तुम्हें बताना है। बोलो, M1 A1, मान लो मैंने राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया, M1 A1 कितना हो गया 3 × 10 प्लस M2 5, बट A2 की वैल्यू -6 लिखूंगा मैं ना, क्योंकि वो लेफ्ट है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 0 आ गया ना ये। दैट मीन्स, और शायद मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों वो स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अगर ACM देखो 0 आया, बट ये A1 और A2 थोड़ी 0 थे, है ना। ये तो इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो भी कुछ वैल्यू है और ये भी कुछ वैल्यू है, ये दोनों 0 थोड़ी हैं। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा फिर, वो तुम खुद से लिख सकते हो, है ना। क्या होगा इसका ट्रू? कि अगर A1 A2 A3 सब 0 आ गए, हाँ, तब ACM ज़रूर 0 आएगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये ट्रू फॉल्स दो आई थिंक तुम अच्छे से समझ गए हो कि सेंटर ऑफ मास का रेस्ट पे होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टिकल रेस्ट पे हो, ज़रूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होना, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो अभी मैंने एग्जांपल बनाया, क्या इसमें हम सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है ऐसा बता सकते हैं क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ACM 0 आया है। किसी चीज़ के रेस्ट पे होने का मतलब 0 क्या आना चाहिए? एक्सेलरेशन नहीं, उसकी वेलोसिटी 0 आनी चाहिए। बट यहाँ मुझे थोड़ी मालूम है इसकी वेलोसिटी 0 आने वाली है या नहीं आने वाली है, मुझे तो सिर्फ एक्सेलरेशन 0 पता है। हाँ, तुम इसका वेलोसिटी की वैल्यू दे दो V1 V2, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की। बट इस डेटा से मैं नहीं बता सकता कि ये रेस्ट पे होगा कि नहीं इसका सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट पे होना। अभी मत सोचना सर रेस्ट पे होना क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट पे होना, है ना। क्योंकि इसका ACM 0 है, हो सकता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो सेंटर ऑफ मास, हो सकता है, तभी भी तो ACM 0 आएगा ना, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है उसका एक्सेलरेशन 0 ही होता है। तो अगर ACM 0 आया, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि VCM भी 0 होगा। क्लियर सभी को? हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो सेंटर ऑफ मास, इस बात को भी ध्यान में रखना, और तुम्हारे खिचड़ी के नोट्स में ये बात होनी चाहिए। चलो, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये पॉइंट नंबर 5, इफ VCM इज कांस्टेंट, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन ऑन द ऑफ द सिस्टम इज 0, दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। क्यों? ये स्टेटमेंट अब अपने को बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से देखो, है ना। मुझे बताओ, क्या हमने इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास में ये बात पढ़ी कि अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे F = ma,
और बहुत सारे मासेस होंगे तो मैं उन सब के बदले सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, सबका मास, टोटल मास m ले लूँगा और एक्सेलरेशन सिर्फ किसका लिखूँगा, सेंटर ऑफ मास का। समझ आई बात, एक्सेलरेशन सिर्फ किसका लिखूँगा, सेंटर ऑफ मास का। तो ये हमने न्यूटन सेकेंड लॉ का एक्चुअल फॉर्म पढ़ा है ना, एफ नेट इक्वल टू mcm। अब मुझे बताओ, इफ acm इज 0, इसका मतलब ज़रूर एफ नेट 0 होगा ना, हो नहीं है। अगर यहाँ acm 0 डाल दो तो m इंटू 0 0 ही आ जाएगा ना। अब acm 0 होने का मतलब और क्या है कि ज़रूर vcm क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। समझ आई बात, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना, किसकी, सेंटर ऑफ मास की, है ना। तो सॉरी, यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये देखो पॉइंट नंबर 5 में, कि अगर vcm कांस्टेंट है इसका मतलब a नेट 0, a नेट मतलब acm। बोलो, इसी इक्वेशन को जब मैंने तुम्हें न्यूटन लॉ में लिखा था तो यही इक्वेशन मैंने ऐसे लिखा था ना, एफ नेट इक्वल टू m इंटू नेट एक्सेलरेशन। तो सिस्टम में a नेट 0 ना, आई थिंक तुम्हें acm ही लिखना चाहिए उसको, है ना। तुम्हें उसे acm लिखना चाहिए, उधर वहाँ पे जस्ट तुम चेंज कर लो, ठीक है। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, और ये नेट फोर्स कैसा होता है न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन में, एक्सटर्नल, दैट इज m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे a नेट ना लिख करके इसको acm लिख लो ना, ठीक है। क्या लिख लेते हैं हम इसे, acom, acm 0। और अगर acm 0 इसका मतलब ज़रूर क्या है, f नेट 0। ये सब हम किस फॉर्मूले से बोल पा रहे हैं, f नेट इज इक्वल टू m इंटू acm से, जो फॉर्मूला हमने इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास जब पढ़ा था पहले लेक्चर में उसमें देखा था। तो ठीक है, तो सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 होगा दैट मीन्स उसका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो क्या होने वाली है, वो कांस्टेंट होने वाली है। क्लियर। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, बहुत ध्यान से देखो अब, है ना बोर्ड। इनको हम स्कूल से घर भेज देते हैं, सौरभ, अभिषेक, नेहा सब अच्छे से पहुंच जाए घर पे, हम यही चाहते हैं। चलो, मैं कौन सा पॉइंट तुम्हें समझाने वाला हूँ, ये पॉइंट, दिस वन। अगर VCM कांस्टेंट है मतलब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। अब तुम ध्यान से देखो, VCM कांस्टेंट है ना, हमने क्या पढ़ा है कि VCM का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो ऑन होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू सो ऑन, है ना, m3v4 जो जितने भी हैं, ठीक है। m3 भी चलो लिख ही देते हैं, जितने भी है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट है, ऐसा मैंने अज्यूम किया ना। मैंने क्या अज्यूम किया, कांस्टेंट। चलो इसको बाद में लिखेंगे कांस्टेंट को, पहले हम, हमारा ये फॉर्मूला है, ये मुझे मालूम है, ये मेरा फॉर्मूला है। मैं किसकी डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये डिस्कशन चल रहा है VCM कांस्टेंट का। किसका डिस्कशन चल रहा है, VCM का कांस्टेंट होना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको इसे अलग से डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अभी तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस m1 प्लस m2 प्लस m3 को RHS में ले जा रहा हूँ, तो मेरे पास LHS में क्या बच रहा है, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 टू सो ऑन इज इक्वल टू, ये जो टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सो ऑन इंटू VCM, ये बना। अब देखो मुझे बताओ ये RHS क्या है, अब ये टोटल मास है बॉडी का इंटू VCOM, टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटू VCOM। तो मुझे बताओ, हमने VCOM को कांस्टेंट माना है, दैट मीन्स ये तो कांस्टेंट है ही, और बॉडी का टोटल मास है ना, सबका मास ऐड कर दो तो टोटल मास तो कांस्टेंट होता ही है ना। तो इसका मतलब मेरा ये जो पूरा का पूरा RHS है ये कांस्टेंट हो गया, पूरा का पूरा जो RHS है वो क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। तो अगर पूरा का पूरा RHS कांस्टेंट हो गया तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद रखना ये तभी लिख सकते हैं अगर VCM कांस्टेंट है तो, क्योंकि अगर VCM कांस्टेंट नहीं हुआ तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, क्योंकि वो सबका मास तुम ऐड कर रहे हो ना, सबका मास ऐड करके वो कांस्टेंट वैल्यू ही आती है।
क्लियर। बट VCM अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो RHS कांस्टेंट नहीं आएगा, तो ये जो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं वो फिर स्टैंड नहीं करेगा। ये सिर्फ किसका डिस्कशन है, अगर VCM कांस्टेंट है तो, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ ये सब क्या है, ये सारे टर्म्स मुझे बता। m इंटू वेलोसिटी वेक्टर किसका फॉर्मूला होता था, लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब ये है लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, इसको मैं p वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ। ये है लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, ये लीनियर मोमेंटम ऑफ थर्ड बॉडी, अप टू सो ऑन, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। मतलब मैं सारे बॉडीज का लीनियर मोमेंटम अगर ऐड कर दूं, जितने भी मासेस हैं सबका, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फिर संवेग संरक्षण का नियम। समझ आया सभी को? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसी को कहते हैं। ये उसका प्रूफ कर दिया मैंने तुम्हारे सामने। तो ये तभी हो सकता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व तभी हो सकता है जब VCM कांस्टेंट हो, या फिर सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो। ये होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि VCM तभी तो कांस्टेंट होगा। तो जब भी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो, तब उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर। तो यहाँ पे नीचे अब लिखो, क्या क्या लिखोगे कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन total linear momentum of all the particles in the system remains constant। बोलो ये वही था ना, टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल P1 प्लस P2 प्लस P3, ये टोटल मोमेंटम ही तो है ना। रिमेन्स कांस्टेंट, फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर सभी को? कंजर्वेशन का मतलब क्या, कि उसका संरक्षण हो रहा है ना, वो कांस्टेंट रह रहा है। कंजर्वेशन का मतलब ये है। लीनियर का मतलब क्या, चलने वाली चीज़ है ना, लीनियर स्ट्रेट लाइन में जो चीज़ें चलेंगी, है ना, लीनियर। और मोमेंटम का मतलब क्या, m इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम इज m इंटू वेलोसिटी, है ना। एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम m इंटू वेलोसिटी। कंजर्वेशन मतलब क्या, कि वो कांस्टेंट रह रहा है। तो इसको कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और आज के बाद जब भी मैं क्लास में इस टर्म को यूज़ करूँगा तो मैं ये शॉर्टकट यूज़ करूँगा, CLM। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, CLM। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो, है ना। इसको दूसरा तरीका क्या लिखने का, कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर अप टू सो ऑन विल बी इक्वल टू P1 डैश वेक्टर प्लस P2 डैश वेक्टर प्लस P3 डैश वेक्टर अप टू सो ऑन। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो जो पहला पार्टिकल का मोमेंटम था, मान लो पहले वो P1 था, बट कुछ देर बाद वो P1 डैश हो गया, हो सकता है ना। वो तो VCM कांस्टेंट है। मैंने क्या बोला, VCM कांस्टेंट है। बट ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि VCM कांस्टेंट होगा तो V1 V2 V3 सब कांस्टेंट होंगे, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। VCM कांस्टेंट है। क्लियर। मैंने ये नहीं बोला कि V1 V2 V3 सब कांस्टेंट है। मतलब किसी एक पार्टिकल का मोमेंटम बदल सकता है, किसी एक पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, वो बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है ना। तो पहले मान लो पहले पार्टिकल का मोमेंटम P1 था, कुछ देर बाद P1 डैश हो गया। दूसरे का मोमेंटम पहले P2 था, कुछ देर बाद P2 डैश हो गया। तीसरे का P3 था, उसका P3 डैश हो गया। अब तुम सोच रहे होगे सर कैसे बदला P1 का मोमेंटम, ये कैसे, वो सब कैसे बदला, वो पूरे चैप्टर में अपने को पढ़ना है, पूरा चैप्टर वही करना है अपने को। क्लियर। अभी तुम बस इतना ध्यान रखो कि मैंने भी सिर्फ VCM कांस्टेंट बोला है, V1 V2 V3 सब कांस्टेंट है ये मैंने नहीं बोला। तो हो सकता है V1 की वैल्यू V1 डैश हो गई हो, तो पहले इसका मोमेंटम P1 था तो अब ये P1 डैश हो गया, इसका मोमेंटम P2 था, ये P2 डैश हो गया। तो जितना भी टोटल मोमेंटम पहले था और जितना भी टोटल मोमेंटम बाद में है, ये सेम है, टोटल मोमेंटम, है ना। मतलब
लेट अस से फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम m1 v1 था, इसका m2 v2 था, इसका m3 v3 था, अप टू सो ऑन। और कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो चुकी है, इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो चुकी है, इसकी वेलोसिटी v3 डैश हो चुकी है। तो देखो ईच पार्टिकल को लोगे तो उसका मोमेंटम बदला है। जैसे इसके पहले मोमेंटम कितना था पहले वाले पार्टिकल का, m1 v1, अब m1 v1 डैश हो गया। तो किसी एक पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रह रहा है, पूरे सिस्टम का रह रहा है। इसलिए तुमने अपने डेफिनेशन में क्या लिखा देखो जो मैं तुम्हें लिखा है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, किसी एक का नहीं, टोटल ऑफ ऑल है ना, ऑल का टोटल। समझ आया? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल का मतलब क्या है कि जब तुम सबका लीनियर मोमेंटम ऐड कर दोगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। अभी जितना सबका टोटल है बाद में भी सबका टोटल उतना ही रहेगा, ऐसे लिख दो। अभी जितना सबका टोटल मोमेंटम है बाद में भी सबका टोटल मोमेंटम उतना ही रहेगा। क्लियर है सभी को ये? तो ये तुम्हारा टोटल लीनियर मोमेंटम की कहानी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक आया, फिफ्थ पॉइंट तक, है ना, इस बीच में जो भी डिस्कशन हुआ ये सब तुम्हारे नोट्स में अच्छे से होना चाहिए। और एक्चुअल में हमने इस पेज पे मेन समरी क्या निकाली है 2 पॉइंट की, कि अगर एक VCM 0 है इसका मतलब सिर्फ VCM 0 है, सब जीरो होंगे ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। तो सारे सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं उन सबका जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर? क्यों? इसलिए, है ना, उस चीज़ को मैंने तुम्हें यहाँ पे अभी अभी समझाया, इस कारण, क्योंकि VCM कांस्टेंट होने के लिए ACM 0 होना ज़रूरी है और ACM 0 होने के लिए सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होना ज़रूरी है, इसीलिए। क्लियर सभी को क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? तो आओ हम अपनी खिचड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें 2 पॉइंट है जो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूँ। देखो क्या ना, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन x डायरेक्शन इफ नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज 0। अब तुम ध्यान से देखो ये क्या है, ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का तुमने इक्वेशन बनाया, इसमें सब कुछ वेक्टर है ना। तो ये जो तुम्हारे वेलोसिटी वेक्टर्स हैं v1 v2 v3, ये वेलोसिटी वेक्टर x y z तीनों में हो सकता है ना। पार्टिकल ज़रूरी थोड़ी है कि बिल्कुल सिर्फ एक स्ट्रेट, मान लो अगर कोई बॉडी है ना, वो प्रोजेक्टाइल कर रहा हो तो उसका तो मोशन इन अ प्लेन हो जाएगा, है ना। तो लीनियर नाम इसका इसलिए नहीं कि वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लीनियर इसीलिए नाम है क्योंकि ये पार्टिकल सिर्फ चल रहा है ना, वो चल रहा है। क्लियर? क्योंकि हम आगे चल के ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे जिसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, उसमें चीज़ें घूमेंगे भी और चलेंगे भी, तो उनका भी मोमेंटम होता है। जैसे पंखा चलता नहीं, पंखा घूमता है। बोलो पंखा चलता है क्या? अगर चल रहा होता तो तुम्हारे रूम का पंखा पता नहीं कब से चल रहा है, चलते चलते अभी तुम्हारे घर से दूसरे चाइना पाकिस्तान पहुँच गया होता, है ना। वो चल नहीं रहा, वो घूम रहा है। तो चलने और घूमने में डिफरेंस है, जो तुम्हें रियल में भावना है तुम समझोगे जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। कुछ सर्कुलर मोशन में तुमने उसका कुछ पार्ट पढ़ा है ऑब्वियसली, ओमेगा और ये सारी चीज़ें रिलेटेड, बट रोटेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम उन चीज़ों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जब चीज़ें चलेंगी भी और घूमेंगी भी। जैसे कार के टायर्स होते हैं, वो चलते भी हैं और घूमते भी हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे आगे चल के। बट अभी हम सिर्फ चलने वाली बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं एक बॉल को फेंकूंगा ना यहाँ से वहाँ, तो बॉल ऐसे जो जाएगा प्रोजेक्टाइल करके वो सिर्फ चल के जा रहा है, वो बॉल ऐसे ऐसे घूम भी रहा है, उसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वो सिर्फ एक पॉइंट मास ऐसे गया, वो मैं सोच रहा हूँ। क्लियर? तो उसका वेलोसिटी एक्स वाई डायरेक्शन दोनों में हो सकता है प्रोजेक्टाइल का। तो तुम्हें क्या देखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन का जब हम इक्वेशन बना रहे हैं तो डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देना है। क्या? डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस, मतलब हो सकता है सिस्टम पे नेट फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कैंसिल हो रहा हो, वाई में ना हो रहा हो। क्लियर सभी को? हो सकता है सिस्टम पे नेट फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कैंसिल हो रहा हो, वाई में ना हो रहा हो, तो तुम सिर्फ एक्स पे मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लगाओगे। मतलब जब तुम ये इक्वेशन लिखोगे तो तुम ये v1 v2 v3 सिर्फ क्या लोगे? सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट्स लोगे, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखो, है ना। फर्स्ट पॉइंट, अगर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व इन एक्स डायरेक्शन देन नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0। तो तुम इसको कैसे लिखोगे? देखो, है ना, तुम इसको कैसे लिखोगे? सिस्टम पे नेट फोर्स कहाँ 0 है? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है, CLM सिर्फ कहाँ अप्लाई होगा, x डायरेक्शन में। क्लियर। और वो इक्वेशन क्या होगा, m1 vx1 प्लस m2 vx2, मतलब तुम सारे पार्टिकल का सिर्फ x कंपोनेंट ही लिखोगे। समझ आया, वेलोसिटी का अप टू सो ऑन विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। कुछ देर बाद हो सकता है इसका x कंपोनेंट vx1 डैश हो जाए, चलो उसको वैसे ही लिख लेते हैं, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 vx1 डैश प्लस m2 vx2 डैश एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा CLM क्या कहलाएगा, x डायरेक्शन में। तो सिमिलरली अगर नेट फोर्स y में भी जीरो हो तो उसी तरीके से तुम y डायरेक्शन में भी CLM का इक्वेशन बना सकते हो। क्यों, क्योंकि ये मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन है बेटा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। मोमेंटम क्या था, किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू उसका वेलोसिटी वेक्टर। तो तुम्हें x और y दोनों का ध्यान रखना होगा। क्लियर। तो अगर तुम्हें मिल जाए कि सिर्फ लेटर से y डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो CLM तुम कहाँ लगाओगे, सिर्फ y डायरेक्शन में। और उसका इक्वेशन क्या बनाओगे, वो सब लिख सकते हो खुद से, m1 vy1 वेक्टर, मतलब vy1 क्या है, m1 की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, m1 vy2 वेक्टर, vy2 क्या है, m2 की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, एंड सो ऑन विल बी इक्वल टू m1 vy1 डैश प्लस m2 vy2 डैश एंड सो ऑन। तो vy1 डैश क्या है, m1 की वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाद में, है ना, क्योंकि डैश है ना, आफ्टर, पहले ये था, ये आफ्टर है ना। तो हम हमेशा ऐसा दो केस लेते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा दो इंस्टेंट पे किया जाता है, एक पहले और एक बाद में। कैसे किया जाता है वो सब अपने को करना है ना, वो हम करेंगे आगे। अभी जस्ट तुम ये मीनिंग समझो इस पेज से, क्या कि मोमेंटम हम x और y दोनों में कंजर्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड y में तब करोगे जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो, x में तब करोगे जब ये सेटिस्फाई हो रहा हो। समझ आया। सिस्टम पे नेट फोर्स का जीरो होना ज़रूरी है, किसी भी डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे वही दो पॉइंट लिखे हुए हैं। सेकेंड पॉइंट में मुझे, मैं x को y करना भूल गया शायद, देखो क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड x डायरेक्शन, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन जीरो। सेकंड में ना ये लिख लो, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन y डायरेक्शन, है ना, इन y डायरेक्शन इफ नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज जीरो। क्लियर। मतलब तुम्हें दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे मेरे पास तीन स्टेटमेंट हैं, तीनों ट्रू फॉल्स हैं, तीनों स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है ना। और तुम्हें स्क्रीन पॉज करके जब भी मैं तुम्हें बोलूँगा नहीं, तीनों का डिस्कशन जब भी मैं चालू करूँगा, तुम्हें पहले उस स्टेटमेंट को स्क्रीन पॉज करके सोच लेना है, फिर देखना है मैं सॉल्यूशन क्या बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, इफ़ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड देन सेंटर ऑफ मास सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूँ। वो क्या कह रहा है कि अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है देन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। इसका मतलब ये क्या कह रहा है ना, देखो इस साइड को हम इरेज करते हैं, ठीक है। वो ये कह रहा है कि इफ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो मुझे बताओ अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसका मतलब क्या है कि VCM क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छे से सॉल्यूशन खुद से लिखोगे, है ना, क्योंकि खिचड़ी पक रही है, अभी खिचड़ी चल रही है ना। VCM कांस्टेंट है तभी लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये तो बात हमारे माइंड में रटा गई, है ना। उसने क्या बोला, उसने बोला कि यदि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है ना, इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब VCM का कांस्टेंट होना है। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब VCM का जीरो होना है क्या? नहीं, हाँ जीरो भी एक कांस्टेंट है, बट वो ज़रूरी है क्या कि वो जीरो ही हो? नहीं, वो कांस्टेंट होकर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, बट वो कांस्टेंट होना चाहिए सिर्फ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो। सेंटर ऑफ मास का सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट होना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
अच्छे से लिखोगे इसको अपने वर्ड्स में जितना भी मैंने समझाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। फिर वही हो गया, है ना। अभिषेक घर पहुंचा, इसका मतलब वो स्कूल से निकला था, ट्रू। अभिषेक स्कूल से निकला, इसका मतलब वो घर गया, ज़रूरी नहीं है, कहीं और भी गया होगा, यही बात है ना। जैसे इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यस, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट है, इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट का मतलब क्या है कि ज़रूर VCM क्या होगा, 0 होगा। और अगर VCM 0 हुआ तो मोमेंटम कंजर्व होगा। यस होगा, क्यों, क्योंकि 0 तो भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, है ना। रिमेन्स एट रेस्ट है ना, रिमेन्स मतलब हमेशा 0 पे रहेगा, है ना। अभी भी 0 पे है और बाद में भी 0, क्लियर, पहले और बाद दोनों, है ना। कांस्टेंट का मतलब ये ना कि 2 टाइम इंस्टेंट पे करोगे, एक बार अभी और एक बार अभी से कुछ देर के बाद, मतलब ये अभी भी 0 है और कुछ देर बाद भी 0 रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी भी 0 हो गया तुम लोग का मोमेंटम कंजर्व हो गया, सर देखो 0 है, नहीं, अभी अगर 0 है तो कुछ देर बाद भी 0 होना चाहिए, तभी तो तुम बोलोगे ना कि हाँ वो कांस्टेंट रह रहा है। क्लियर सभी को ये, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है क्या, कि अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट है, रिमेन्स एट रेस्ट मतलब रह रहा है 0 रेस्ट पे, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल करेक्ट है ये, क्यों, क्योंकि 0 भी एक कांस्टेंट है। क्लियर सभी को ये, बहुत ही शानदार डिस्कशन ये है ना। अब इफ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। ये है अब सबसे अच्छा क्वेश्चन। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, मैं टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, याद रखना, मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, भी कंजर्व रहेगा, है ना। इसका तुम्हें सोचना है, कुछ एग्जाम्पल भी सोच सकते हो तो सोचो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो और सोचो। चलो आओ इसका डिस्कशन हम करते हैं। वो क्या बोल रहा है, यदि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। देखो ध्यान से, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है, VCOM का कांस्टेंट होना। क्लियर। अब तुम शायद ये सोच रहे होगे, कोई बच्चा शायद ऐसा सोच सकता है कि सर काइनेटिक एनर्जी, है ना, जैसे हम लीनियर मोमेंटम लिखते हैं m इंटू VCM, तो हम काइनेटिक एनर्जी को भी हाफ इंटू m इंटू VCM स्क्वायर लिख देते हैं, है ना, हाफ इंटू m इंटू VCM स्क्वायर। तो लीनियर मोमेंटम अगर m इंटू VCM है और VCM अगर कांस्टेंट है, तो VCM अगर कांस्टेंट है तो m तो टोटल मास है पूरे सिस्टम का, है ना। m क्या है यहाँ पे, टोटल मास ऑफ द होल सिस्टम। यहाँ पर भी m क्या होता है, टोटल मास ऑफ द पूरा सिस्टम। क्यों, क्योंकि तुम वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास का ले रहे हो, तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ले रहे हो तो मास, सेंटर ऑफ मास मतलब क्या, जहाँ पे सारा का सारा मास एक साथ हो, तो वो m भी क्या होना चाहिए, पूरा मास होना चाहिए सिस्टम का। तो जब भी तुम P इक्वल टू एम VCM लिखो ना, तो वहाँ पे कहीं भी तुमने नोटबुक में पहली बार अगर लिख रखा है, अभी तक नहीं लिखा, तो यहाँ पे m क्या है लिख लो, है ना, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम है ना, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास नहीं है ये, क्योंकि हम वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास का ले रहे हैं ना। तो सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है, सारा का सारा मास रखा होता है। तो तुमने क्या सोचा कि चलो VCM कांस्टेंट है ना, आगे बढ़ते हैं, VCM कांस्टेंट है तो m तो टोटल मास सिस्टम का कांस्टेंट ही है, तो ये VCM कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यही रॉन्ग है, दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मूला। ऐसा मैंने तुम्हें बताया क्या कि हाफ m VCM से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, नहीं, कभी ये गलती नहीं करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट है यहाँ पे, अच्छे से सुनो, स्टार मार्क मारो। सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स m इंटू ACM है, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, है ना, वो m इंटू VCM है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू VCM स्क्वायर है। इसमें से ना ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं पढ़ाई, जब मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास बताया तो ये बात नहीं बताई मैंने तुम्हें, क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तुम काइनेटिक एनर्जी ऐसे नहीं निकाल सकते। तुम्हें जब भी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का निकालना होगा तो एक ही कंडीशन है, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम
कैसे निकाला जाता है, पहले मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस तीसरे मास की काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन। काइनेटिक एनर्जी निकालने का हमेशा यही एक तरीका है। लीनियर मोमेंटम और नेट फोर्स के लिए शॉर्टकट है सेंटर ऑफ मास के थ्रू, काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं है। क्लियर सभी को ये चीज़? हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ, सबके काइनेटिक एनर्जी अलग अलग निकालो और सबको ऐड करो, और उसमें डायरेक्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्ट ऐड कर दो, है ना। अगर पहले की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, दूसरे की 20, तीसरे की 30, 10 + 20 + 30 ऐड कर दो तो तुम्हें टोटल मिलेगा। दैट इज़ नॉट इक्वल टू हाफ mv/m स्क्वायर। क्लियर सभी को ये? अब देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हुआ, ठीक है। कैसे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी कि नहीं मैं कैसे बताऊंगा, है ना। Vcm कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने के लिए V1 V2 V3 सबको कांस्टेंट होना पड़ेगा ना। बट ऐसा ज़रूरी है क्या, है ना। अभी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, चलो फिर से स्क्रीन पॉज करके सोचो कि क्या वो स्टेटमेंट जो इधर लिखा हुआ है लास्ट में, है ना, ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। और इसके साथ एक एग्जाम्पल भी सोचो एक अच्छा सा, जिसमें कि तुझसे तुम ये प्रूव कर सको, है ना। थोड़ा स्क्रीन पॉज करके अपने आप को कन्विंस करो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन किया कि Vcm कांस्टेंट है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट होने के लिए V1 V2 V3 सबको कांस्टेंट होना पड़ेगा। बट ऐसा ज़रूरी है क्या कि अगर Vcm कांस्टेंट है तो V1 भी कांस्टेंट होगा, V2 भी होगा, V3 भी होगा? और मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ, बिल्कुल शानदार सा एग्जांपल है और अच्छे से देखना इस एग्जांपल को, है ना। ये वाला पार्ट तुम लोग ज़रूर नोट करना जो मैंने यहाँ लिखा है, क्या कि अगर Vcm कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रॉन्ग है। फिर ये 3 स्टेटमेंट, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। तो कभी भी पूरे सिस्टम का नेट फोर्स निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, पूरे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। बट पूरे सिस्टम का अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो ऐसे ही निकालोगे, और कोई तरीका नहीं। क्लियर? अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, इसको इरेज करते हैं हम लोग इस पार्ट को, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास यहाँ पर ना एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं तो मैंने लिख दिया, चलो। और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव -Q। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा सिस्टम मैं बना रहा हूँ ना, इस पे हम सबको मालूम है कि पॉजिटिव नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा, दोनों अट्रैक्ट होते हैं ना एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे लगाएगा। तो पॉजिटिव वाला जो नेगेटिव पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना, वो इस दिशा में लगा रहा होगा। ये फोर्स किसने लगाया? पॉजिटिव ने लगाया नेगेटिव पे। अब एक फोर्स नेगेटिव भी लगा रहा होगा पॉजिटिव पे, ये फोर्स इस पे किसने लगाया? नेगेटिव ने। बोलो डायरेक्शन मैंने बिल्कुल सही बनाया ना, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अब मुझे बताओ, ये जितना फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव पे लगाता है उतना ही फोर्स नेगेटिव भी पॉजिटिव पे लगाएगा। क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ। तो मुझे बताओ, क्या इन दोनों को अगर मैं अपना एक सिस्टम मान लूं, एक सिस्टम, है ना, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या जीरो हो गया? हो गया ना, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स हैं बिल्कुल इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो गया। दैट मीन्स नेट फोर्स जीरो होने का मतलब Acm जीरो होगा, और इसका मतलब Vcm कांस्टेंट होगा। ये बात तो हमने प्रूव कर ली। क्लियर सभी को? बहुत 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 ध्यान से देखो, है ना। हर स्टेटमेंट के बाद मैं लॉजिक दूंगा, है ना, अपने मन से कोई भी बात नहीं बोलूँगा। तो ये Vcm क्या हो गया? कांस्टेंट। अब मान लेते हैं कि इसका भी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो था और इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है। इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है। अब मुझे बताओ, अब सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसको, पॉजिटिव चार्ज को, क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कुछ देर में इधर पहुंच जाएगा ना, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है ना।
पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, बट अकेला इसको देखोगे तो इस पे फोर्स है, और इसका ऊपर कोई वेलोसिटी भी आ जाएगी, इसकी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी ना। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये भी लेटर से कुछ देर में इधर पहुंच गया, क्योंकि इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, तो इसकी भी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ v1 हो गई पॉजिटिव वाले की, और नेगेटिव वाले की वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ v2 हो गई। क्लियर? अब तुम मुझे बताओ ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि इस पर्टिकुलर केस में, है ना, इस पर्टिकुलर केस में नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो है, तो वी स्वयं कांस्टेंट है, लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही क्या? नहीं, इसकी वेलोसिटी तो कुछ बढ़ गई ना। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही क्या? नहीं, इसकी वेलोसिटी तो कुछ बढ़ गई ना। बट इसका मतलब इंडिविजुअल तो दोनों चार्जेस हैं, इंडिविजुअल मतलब एक एक करके अगर हम दोनों को देखेंगे, है ना, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह रही है, जबकि वी स्वयं कांस्टेंट होगा, ये हमने प्रूव किया। दैट मीन्स अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो वी स्वयं कांस्टेंट है, तो हमें पता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि v1 v2 v3 सब कांस्टेंट हो, नहीं है ना इसका मतलब। दैट मीन्स v1 v2 v3 बदल सकते हैं, दैट मीन्स सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। और उससे भी अच्छा एक्सप्लेनेशन देखो, इनिशियली सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी मुझे बताओ? के ई इनिशियल ज़ीरो था ना, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी ज़ीरो है और इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, जबकि के ई फाइनल जो हो गया है वो हाफ m1 v1 स्क्वायर हो गया। मान लेते हैं इसका मास m1 है और मान लेते हैं इस चार्ज का मास m2 है, प्लस इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, है ना, माइनस क्यू की वेलोसिटी कितनी हो गई? माइनस क्यू की वेलोसिटी v2 हो गई है, तो माइनस क्यू की का काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया होगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर, जो कि जीरो नहीं। अब तुम बोलोगे सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन माइनस का, नहीं बेटा, ये एनर्जी है, ये ऐड ही होगा, वो स्केलर क्वांटिटी है ना। तो इनिशियल जीरो था, फाइनल इतना हो गया। कहाँ कांस्टेंट रहा काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो गया, है ना, इनवर्ट बढ़ गया। समझ आया सभी को ये चीज़? तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम जीरो होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। और मैंने तुम्हें बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल दे दिया, दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिनका जो शुरू में रेस्ट पे थे, है ना, जो शुरू में रेस्ट पे थे, बट बाद में दोनों मूव करने लगे। अच्छा तुम मुझे बताओ, शुरू में वी सीएम कितना है यहाँ पे? ये तो मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखा, शुरू में वी सीएम कितना है यहाँ पे? वो ज़ीरो है। वी सी एम इनिशियल कितना है? ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों v1 v2 ज़ीरो था, तो वी सी एम फाइनल कितना होगा? वो अब भी ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। लेकिन दोनों की आपस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो मैं नहीं कह रहा। एक एक करके देखोगे तो दोनों की वेलोसिटी बदली है, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं चेंज की होगी, है ना। मतलब जब तुम m1 v1 प्लस m2, ये v1 v2 की वैल्यू ऐसी आएगी कि जब तुम m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस v2 करो, m1 प्लस m2 करो, तो वो फिर से जीरो आ जाएगा, वो आना ही आना है। समझ आया सभी को ये चीज़? तो दिस इज कॉल्ड द ग्रेट खिचड़ी। समझ आया सभी को? हर चीज़ को लॉजिक के साथ सोचना है और ज़रूरत पड़े तो दोबारा से सुनना है। क्लियर? तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या हो? ज़ीरो हो, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया यहाँ पे ना, खिचड़ी। अब तुम्हें एक काम ये करना है कि जितनी भी चीज़ें हमने इस खिचड़ी का सीखी उसका एक समरी बनाना है अपने कॉपी में पॉइंट वाइज। ये मैं नहीं लिखा रहा, ठीक है। जितना भी तुमने सीखा दोबारा सुनने की ज़रूरत पड़े दोबारा सुनो, बट उसकी एक समरी तुम्हारे पास लिखी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अपने शब्दों में जो तुम्हारे समझ में आए। क्लियर? चलो जस्ट हम एक दो न्यूमेरिकल एग्जांपल सिंपल वाले करेंगे। एक्चुअल एप्लीकेशन इसका हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, बट कुछ बेसिक एग्जांपल है ना। लेट अस से वी सी एम कैलकुलेशन का एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जांपल करते हैं। मान लो मैंने क्या कर रखा है कि ग्राउंड पे ऐसा एक ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, और एक और ब्लॉक है मेरे पास ऐसा, और ये दोनों किसी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है।
और मान लो कुछ ब्लॉक के मासेस भी ले लेते हैं हम। लेट अस से ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। मैं इनको कुछ 10 न्यूटन के फोर्स से राइट साइड पुल करना हूँ, ठीक है। सिस्टम हमारा इनिशियली एट रेस्ट है, मतलब दोनों की वेलोसिटी शुरू में कितनी है 0, और नीचे ग्राउंड स्मूथ है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करो और क्वेश्चन लिखो, फाइंड VCUM एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, है ना। ये एग्जांपल है हमारा। तुम्हें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो अब ये ना, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, क्लियर। इनका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 सेकंड के बाद, सबसे पहले तुम ये चेक करो इनिशियली रेस्ट पे है, तो दोनों इनिशियली रेस्ट पे होगा, तो इनिशियली VCM 0 हो गया, क्योंकि V1 भी 0 है और V2 भी 0 है, क्लियर। तो M1 V1 प्लस M2 V2 क्या हो गया 0, है ना। बाई M1 प्लस M2 करोगे 0 ही आएगा वो। क्या इन दोनों सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है क्या? नहीं है। ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एक फोर्स है इंटरनल जो कैंसिल हो जा रहा है, वो टेंशन है ना। बट वो कैंसिल हो जा रहा है, वो इंटरनल है, उसके बारे में नहीं देखना तुम्हें। VCM कांस्टेंट रहने के लिए क्या 0 होना चाहिए? एक्सटर्नल, तो वो नहीं 0 है, तो इसका मतलब इसका VCM चेंज करेगा, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। सबसे पहली बात, हमेशा जब भी तुम्हें क्वेश्चन आए ये ज़रूर देखो क्या सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है क्या, तो जो इनिशियल VCM होगा फाइनली भी वही होगा, तो तुम्हें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को साइड में लिख सकते हो अपने नोट में, है ना। जो भी मैंने जस्ट बोला कि अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो जितना इनिशियल VCM होगा उतना ही फाइनल VCUM भी होगा, है ना। VCM मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो तुम्हें अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखो, है ना। मुझे मालूम है कि VCM का एक जनरल फॉर्मूला सर ने पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? M1 V1 दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं M2 V2 तक ही लिखूंगा बाई M1 प्लस M2। तो M1 M2 तो मुझे मालूम है, तो मुझे क्या क्या फाइंड करना है? V1 V2, मतलब 2 सेकंड बाद इन दोनों की वेलोसिटी, 2 सेकंड बाद दोनों की वेलोसिटी। इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 है, टाइम 2 सेकंड पता है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए और क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए ना। V इक्वल टू U प्लस AT से निकाल लेंगे। अबे तो इसका एक्सेल निकालना इतना आसान है, बताओ। ओरल हो गया ये क्वेश्चन अब मेरे लिए। 5 kg का मास है जिस पे 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों को कंबाइंड मान सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या आने वाला है? सेम आने वाला है ना। कैसे मुझे पता? कंस्टेंट इक्वेशन से। तो 10 न्यूटन का फोर्स है, 5 kg का बॉडी है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों का एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ACM ऐसे निकाल लो कि M1A1 प्लस M2A2 बाई M1 प्लस M2। नहीं, ACM तो निकालने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें M1 V1 M2 V2 चाहिए ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो गया? दोनों का एक्सेलरेशन 2 आ गया, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स है, दोनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दोनों भागेंगे। ये सब हमने एनएलएम में डिस्कस कर रखा है, ये मुझे दोबारा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 सेकंड के बाद, बताओ। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 था प्लस, है ना, वेक्टर के साथ डील कर रहे हैं, बिल्कुल ये काम नहीं करना भूलना। राइट साइड पॉजिटिव, तो मैं 2 जो है उसके सामने क्या साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। कितने देर के बाद? 2 सेकंड के बाद। तो इसका वेलोसिटी हो गया होगा 4 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली V2 की वेलोसिटी भी इनिशियली रेस्ट पे, एक्सेलरेशन इसका भी +2 है ना, इसका भी +2 क्योंकि ये का भी राइट साइड है, और 2 सेकंड के बाद तो ये भी 4 मीटर पर सेकंड। तो VCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VCM की वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला में डाल दो, M1 कितना है 2, V1 की वैल्यू 4, है ना। साइन बहुत ज़रूरी है, दोनों पॉजिटिव आए मतलब दोनों राइट साइड जा रहे हैं, तो मैं दोनों के सामने प्लस साइन लिख रहा हूँ, है ना। दोनों V1 और V2 दोनों। M2 कितना है 3 इंटू 4 बाई M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 3, तो कितना है 8 प्लस 12 20 बाई 5 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड के बाद इनका जो VCM है वो 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्लियर सभी को? 2 सेकंड के बाद इनका जो VCM है वो कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से एक और तुम देख रहे हो कि जो अगर V1 V2 सेम आया ना, तो VCM भी उतना ही आया है,
ऐसा हमेशा होगा। अगर हर ऑब्जेक्ट की वैल्यू वेलोसिटी सेम होगी ना तो VCM की वैल्यू उतनी आएगी जितना एक किसी एक ऑब्जेक्ट की आई। देखो ये भी 4 आया, V1 V2 भी 4 आया और VCM भी 4 आया। ऐसा हमेशा होगा, है ना। ऐसा हर बार होगा कि अगर V1 V2 V3 सब सेम है तो VCM जो भी ये सेम वैल्यू आ रही है V1 V2 की उसके बराबर ही होगी। क्लियर? ये चीज़ तुम साइड में नोट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जब भी तुमसे VCM पूछा जाए तो देखो ये NLM के साथ कंबाइन क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो। एक ACM का क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आ जाओ। मान लो मेरे पास ऐसा सिस्टम है, लेट से 2 मासेस ले लेता हूँ मैं। एक मास ले लेता हूँ मैं, वही 2 kg ले लेता हूँ। दूसरे को लेट से मैं 3 kg ले लेता हूँ। ठीक है, तुम्हें मुझे यहाँ पे ACOM की वैल्यू बतानी है। सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। एक्चुअल में यहाँ पे रेस्ट का ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि तुम्हें VCM नहीं निकालना, तुम्हें ACM निकालना है ना। मतलब V1 V2 की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तुम्हें A1 A2 चाहिए। फाइंड ACM। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। तो फॉर्मूला अपने को पता है क्या, देखो इधर ना, मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। फॉर्मूला पता है कि जो ACM है दैट इज M1 A1 प्लस M2 A2। 2 ही ऑब्जेक्ट है तो इतना ही लिखेंगे बाई M1 प्लस M2। तो A1 A2 निकालो और ACM निकाल लो, है ना। A1 और A2 की वैल्यू निकालो और ACM निकाल लो। तो देखो ध्यान से, मुझे बताओ A1 A2 निकालना अपने को आता है ना। बोलो नेट पुलिंग फोर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका पुलिंग फोर्स 20 है, इसका 30 है। तो बताओ कॉमन एक्सेलरेशन का कितना आएगा। 30 माइनस 20 कर दोगे, 10/5 2। तो एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका ऊपर किसका नीचे इजीली बता सकते हैं ना। ये भारी है, पुलिंग फोर्स ज़्यादा इस तरफ है तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसका पुलिंग फोर्स कम है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर मुझे इनका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं क्या करूँगा। पहला M1 मान लो मैं इसको ले लिया, M1 इंटू A1 प्लस M2 इंटू A2 बाई M1 प्लस M2। इससे तुम्हारा आंसर क्या आया, 4 + 6 10 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। M1 A1 प्लस M2 A2 और हमने अपना आंसर निकाल लिया जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है, वहाँ पे तुमने डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। क्लियर। अब ये स्टेप इसीलिए करना नहीं भूलना है। क्या करोगे, मान लो मैंने ऊपर वाली दिशा को पॉजिटिव मान लिया, तो अब करेक्ट सोल्यूशन क्या होगा, है ना। ये सोल्यूशन तो रॉन्ग हो गया, पूरा गलत। करेक्ट सोल्यूशन क्या होगा, M1 की वैल्यू है 2 और A1 + 2 लोगे, M2 की वैल्यू है 3 बट A2 को -2 लोगे, डिवाइडेड बाई M1 + M2। ठीक है, M2 की वैल्यू कितनी है 3। कितना आएगा ये आंसर, 4 - 6 -2 -2/5 मतलब -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जहाँ भी है ना, ये दोनों मान लो इस 2 kg का सेंटर यहाँ होगा, ये 3 का यहाँ होगा, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा। मान लेते हैं वो इधर लाई कर रहा है C, है ना। जो दोनों पॉइंट मासेस को मैंने लाइन जोड़ा, उनको जोड़ता हुआ कहीं वहाँ सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे ये मैंने किस कॉन्सेप्ट से बोला, सारे मास जब x एक्सेस पे होते हैं तो सेंटर ऑफ मास x एक्सेस पे होता है, सारे मास जब y एक्सेस पे होते हैं तो सेंटर ऑफ मास y एक्सेस पे होता है। इसका मतलब जो लाइन उन मासेस को जोड़ रही है ना, उस लाइन के ऊपर ही सेंटर ऑफ मास लाई करता है। इस पॉइंट को इस क्वेश्चन में साथ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के साथ लिखना कि सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 मासेस। हाँ, अगर कोई तीसरा मास ऐसा हो गया कि वो एक लाइन पे आ ही नहीं पाएगा तो फिर ये तुम नहीं बोल पाओगे। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक मास मेरा यहाँ रखा है, एक इधर रखा और एक इधर, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा। बट कई बार ऐसा भी होता है कि वो लाइन बनी ना पाए, एक मास इधर रखा है, एक इधर रखा है, एक इधर, तो तुम वो लाइन ही नहीं बना पाओगे ना जिसपे तीनों लाई करेंगे। तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। कॉन्सेप्ट का मीनिंग कब होगा, जब सारे मास एक लाइन पे होंगे। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, ये मैं श्योर हो सकता हूँ ऐसे केस में।
तो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑल द मासेस। जहाँ लाइन ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे, यहाँ पे तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ना, एक स्ट्रेट लाइन कहाँ हो पाएगा, तो नहीं बता पाएंगे आप, ठीक है। बट जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में सारे पॉइंट मासेस हैं वहाँ हम बता सकते हो। सेंटर मास कहीं बीच में है, कहीं पर भी होगा ना इस लाइन पे, और वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा कितने से, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि आंसर क्या है -0.4। समझ आया। तो एक मास कहीं ऊपर जा रहा कहीं नीचे जा रहा, बट सेंटर ऑफ मास जहाँ होगा वो ऐसा है, वहाँ पे ना मास होता नहीं है। ऐसा तो मत सोचना कि अगर 2 kg 3 kg का ब्लॉक लगाएंगे तो यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक आ जाएगा, 5 kg का ब्लॉक आएगा नहीं। हम ऐसा मानेंगे कि उस पॉइंट पे पूरा का पूरा 5 kg है, और वो कितने से जा रहा है, 0.4 के एक्सेलरेशन से। तो एक ही बात होता अगर मैं कहता कि ये 2 kg ऊपर जा रहा है 2 से, 3 kg नीचे आ रहा है 2 से, है ना। या तो मैं ये बोलूँ कि 2 kg ऊपर जा रहा है 2 से, 3 kg नीचे आ रहा है 2 से, या फिर मैं ये बोलूँ कि एक 5 kg का एक सिंगल पॉइंट मास है जो नीचे आ रहा है 0.4 से, एक ही बात है। इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। समझ आया। तो दिस इज़ योर कैलकुलेशन, दिस इज़ योर आंसर। तो ऐसे तुम्हें कई क्वेश्चन मिलेंगे बेसिक टाइप के, तो इनको तुम्हें सॉल्व करना सीखना है। मेन अपना कहानी स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम खिचड़ी को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से खिचड़ी के नोट्स बनाओ, उसे खाओ, डाइजेस्ट कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स, और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।